हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे आरजी के टीच पर। अब हम आपको बता चुके क्वेश्चन सीरीज है हमारी, ये थर्ड क्वेश्चन सीरीज है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ। जब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। अब बढ़ते हैं अभी क्वेश्चनों की तरफ। नंबर 1 क्वेश्चन है हमारा, न्यूटन की गति का पहला नियम किससे संबंधित है? न्यूटन की गति का पहला नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है संवेग से, ऑप्शन बी जड़त्व से, ऑप्शन सी त्वरण से, ऑप्शन डी भार से। तो हमने आपको क्या बताया था, किससे है? ये हमारे जड़त्व से। किससे है? जड़त्व से। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, न्यूटन गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है? न्यूटन गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है संवेग से, ऑप्शन बी त्वरण से, ऑप्शन सी चाल से, ऑप्शन डी संवेग से, संवेग की परिवर्तन की दर। संवेग की परिवर्तन की दर। देखो, ये हमारा वैसे होता है, जो हम समीकरण को ड्राइव करके बनाते हैं। क्या हमारा जो फोर्स होता है संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। इससे हम ड्राइव करके बनाते हैं क्या? एम ए। इसे ड्राइव करके बनाते हैं क्या? एम ए। तो हमारा इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यानी कि संवेग में परिवर्तन की दर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, न्यूटन किस नियम से हम बल की परिभाषित प्राप्त होती है? न्यूटन के किस नियम से बल को परिभाषित करते हैं? ऑप्शन ए है गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम, गति का तृतीय नियम। ये पहला नियम किसका है? जड़त्व का। किसका? ये हमारा पहला नियम किससे? हमारा जड़त्व से। और तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया और संवेग संरक्षण के पर। और दूसरा नियम किस पर है? हमारे वेग पर, यानी किस पर है? बल पर। किस पर है? बल पर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यानी F बराबर एम ए किस नियम पर दर्शाता है? F बराबर एम ए किस नियम को दर्शाता है? ऑप्शन ए है गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है? गति का दूसरा नियम। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम गति के कौन से नियम से संबंधित है? तो हम ये आपको थोड़ी देर पहले बताया था। कैसे? पहला नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, इनमें से कोई नहीं। तो हमने आपको क्या बताया था? कौन सा नियम है? तृतीय नियम। कौन सा? तृतीय नियम। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह है हमारा, एक व्यक्ति वर्गाकार 100 मीटर के वर्गाकार मैदान के चारों ओर एक चक्कर पूरा किया जाता है। व्यक्ति द्वारा कुल विस्थापन और समय ज्ञात कीजिए। यानी कुल कितना विस्थापन हुआ वो याद करना है। देखो, जैसे हमने कोई एक वर्ग बना दिया, ठीक है। अब यहाँ से 100 मीटर भुजा का है, 100 मीटर भुजा का। अगर वो देखो यहाँ से चलना शुरू किया, पॉइंट ए बी सी डी, हमारा पॉइंट ए से चलना शुरू किया, वो 100 यानी कि 100 मीटर इधर गया, 100 मीटर इधर गया, 100 मीटर इधर गया, 100 मीटर इधर गया। तो उसका विस्थापन कितना हुआ? तो यहाँ से शुरू किया, वहीं आ गया। दूरी कितनी चला? 400 मीटर। लेकिन विस्थापन कितना हुआ उसका? 0। कितना हुआ? 0। तो ऑप्शन बी। दी बात आपको समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है हमारा, त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड। तो हमने आपको कितनी बार बता चुके? मीटर पर सेकंड। ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं हर पेपर में, इसलिए आपके ये क्वेश्चन रिपीट होते रहेंगे, आप इसको बुरा मत माना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वीय त्वरण जी का मान है? जी का मान हमने आपको बता चुके हैं। क्या हुआ? 98 मीटर पर सेकंड, 0.98 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमने आपको बता चुके हैं 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, चलती बस को अगर अचानक रोक दिया जाए तो उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। ये किसका कारण होता है? नंबर 1 त्वरण के कारण, संवेग के कारण,
संवेग में परिवर्तन के कारण, जड़त्व के कारण। मैंने आपको कितनी बार बता चुकी है जड़त्व के कारण। ये सीधे सीधे आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं ये, यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में आए हुए। अब देखो इस पे पढ़ते हैं। कोणीय वेग का एसआई मात्रक क्या है? कोणीय वेग का एसआई मात्रक क्या है? नंबर 1 मीटर प्रति सेकेंड, रेडियन प्रति सेकेंड, किलोमीटर प्रति घंटा, डिग्री प्रति सेकेंड। तो हमने आपको कहा था ओमेगा। ओमेगा बताया क्या? समय अंतराल, कुल विस्थापन बटे समय अंतराल, डेल्टा थीटा अपॉन क्या होता है टी, यानी डेल्टा टी, समय अंतराल यानी डेल्टा टी। तो ये किसका होता है? देखो इसको किस में नापते हैं? रेडियन में। किस में? ऊपर कुल रेडियन में, नीचे सेकंड। कितना हो जाएगा? सेकंड। तो कौन सा हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन? रेडियन प्रति सेकंड। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो किसी वस्तु को जिस कोण पर प्रक्षेपित किया है वह अधिकतम दूरी तय कर सकता है। अधिकतम दूरी तय कर सकता है। ऑप्शन ए है 90 एंगल, ऑप्शन बी है 30 एंगल, ऑप्शन सी है 45 एंगल, ऑप्शन डी है 60 एंगल। तो हमने आपको देखो जानते हैं हम क्या, आर क्षैतिज रेंज क्या होती है? आर वाला होता है यू साइन स्क्वायर साइन 2 थीटा। क्या होता है? साइन 2 थीटा अपॉन जी। क्या होता है? साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि देखो साइन 2 थीटा, यहाँ साइन 2 थीटा दे रखा है, तो 2 थीटा पे यानी कि ये अधिकतम कब होगा? देखो 2 थीटा बराबर अधिकतम कब होगा? जब ये मान हो जाए 90। कितना हो जाए? 90। तो थीटा बराबर कितना निकाल सकते? 45। कितना? 45। तो ये हमारा अधिकतम पूछा है, तो अधिकतम कितने पर होगा? ये 45 पर। कितना होगा? 45 पर। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो किसी रेखीय वेग v ओमेगा, कोणीय वेग ओमेगा, त्रिज्या r, निम्न में से कौन सा समीकरण रेखीय वेग और कोणीय वेग का संबंध है? कोणीय वेग का संबंध है आपको बता चुके हैं। देखो क्या v बराबर आर ओमेगा, v बराबर ओमेगा अपॉन आर, v बराबर आर ओमेगा आर अपॉन ओमेगा, तो v बराबर आर स्क्वायर ओमेगा। तो हमने आपको बता चुके हैं क्या होता है v बराबर आर ओमेगा, v बराबर आर ओमेगा, ये आपको बता चुके हैं। तो कौन सा होगा? ऑप्शन ए। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चाल एक है, सदिश राशि, अदिश राशि, सदिश अदिश दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो चाल कैसी है? एक अदिश राशि। कैसी है? अदिश राशि। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं, क्या कहते हैं? विस्थापन, चाल, जड़त्व, त्वरण। क्या बोलते हैं हम उसे? त्वरण बोलते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? त्वरण। ए बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन, क्या? वेग में परिवर्तन डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? हम त्वरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो ये हमारा क्वेश्चन है, अगर कोई व्यक्ति नदी की नाव में से कूदता है तो नाव पीछे की ओर हट जाती है और व्यक्ति उसके किनारे की ओर पहुंच जाता है। यहाँ न्यूटन का कौन सा नियम करता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। हमने आपको बता चुके हैं, ये सीधे हमारे प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन सा है? तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो रॉकेट किस सिद्धांत पर आधारित है? कोणीय संवेग पर, रेखीय संवेग पर, गति के प्रथम नियम पर, सापेक्षता के सिद्धांत पर। तो किस पर आधारित है? वो ये बोल रखे रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 10 किलोग्राम वाली वस्तुओं का संवेग बराबर है, तो निम्नलिखित में से किसका वेग सबसे अधिक होगा? देखो हम समझते हैं थोड़ा सा। देखो P बराबर क्या होता है हमारा? mv, ये P1 के लिए मान लो, और देखो P2 mv। देखो ये दोनों बराबर हैं, बराबर हैं, तो इसके लिए हम क्या कह सकते हैं? देखो ये कितना 10, कितना 10, ये कितना है 10, ये क्या आ गया हमारा? देखो 10-10 है दोनों। तो हम कह सकते हैं देखो 10-10 के लिए हम क्या कह सकते हैं? पहले उसका वेग सबसे अधिक होगा, यानी 1 किलोग्राम वाली वस्तु है, उसका वेग पूछ रहा है, ये भी हो गया। देखो अब 2 किलोग्राम वाली वस्तु है, इसका वेग पूछ रहा है, तो हम देखो b बराबर निकाल सकते हैं। क्या आ जाएगा? देखो
10/1। इतनी बात आपको समझ में आएगी। इधर से v बराबर हो जाएगा 10/2। तो इधर से कितना हो गया देखो भैया, ये हो गया हमारा 10 मीटर पर सेकंड। इधर से कितना हो गया 5। इतनी बात आपको समझ में आएगी। तो हम इससे क्या निष्कर्ष निकालें, जैसे जैसे हमारा हर का मान यानी डिनोमिनेटर का मान छोटा होता जाएगा, ऐसे ही ऐसे हमारा v का मान बढ़ता जाएगा, v का मान बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे यहाँ डिनोमिनेटर का मान यानी 1 से 2 हो गया, तो ये मान हमारा कम हो गया। क्या होगा, कम हो गया। तो भैया सबसे अधिक वेग किसका होगा, सबसे अधिक वेग किसका होगा, 1 किलोग्राम वाली वस्तु का। इतनी बात आपको समझ आएगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 10 किलोग्राम वाली समान वेग की हैं, तो किसका वेग सबसे अधिक होगा, संवेग यानी मोमेंटम। मोमेंटम पूछ रहा है इसमें। देखो P बराबर हम जानते हैं, क्या बनाते हैं, mv। क्या जानते हैं, mv। ये 1 क्लियर कर लो। अब देखो P2 mv, सही है। देखो पहले वन के लिए संवेग हमारा क्या सबसे अधिक पूछा है, तो पहले की थी 1 किलोग्राम, सही है, समान वेग है तो b। P2 जो क्या है हमारा 2, वेग कितना है, समान। यहाँ पर कितना है v, यहाँ कितना होगा 2v। जैसे ही जैसे हमारा यानी कि जैसे ही जैसे हमारा भार का मान बढ़त जाएगा, यानी संवेग का मान भी बढ़ता जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, संवेग का मान भी बढ़ता जाएगा। तो इससे हम किसका संवेग सारी पूछ रहा है, किसका संवेग सबसे अधिक होगा, यानी किस वाली का होगा, 10 वाली का, ऑप्शन डी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो ये है, निम्नलिखित कणों में संवेग सबसे अधिक होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कणों का सबसे अधिक गतिज ऊर्जा, सबसे अधिक गतिज ऊर्जा। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, अल्फा कणों का। देखो रैंडमनेस सबसे ज़्यादा गति किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन की। किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन की। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो देखो यदि नियत बल किसी वस्तु पर बल लगातार लगाया जाए तो निम्नलिखित में से क्या समान रहेगा, यानी कि निम्नलिखित में से क्या समान रहेगा। ऑप्शन ए है हमारा वेग, ऑप्शन बी त्वरण, ऑप्शन सी कोणीय वेग, ऑप्शन डी संवेग। तो क्या रहेगा हमारा, देखो इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या रहेगा, त्वरण समान रहेगा। देखो एफ बराबर जानते हैं क्या होता है हमारा, एम ए। क्या होता है, एम। देखो ये तो हमारा कांस्टेंट है, क्या नियत है, ये कांस्टेंट है, हमारा द्रव्यमान कांस्टेंट रहता है, तो त्वरण भी हमारा कांस्टेंट रहेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो मंदक क्या है हमारा, एक धनात्मक त्वरण है, एक ऋणात्मक त्वरण है, एक घर्षण बल है, एक वायु प्रतिरोध बल है। तो ये हम आपको जान चुके क्या होता है, ये ऋणात्मक त्वरण होता है। कैसा होता है, ऋणात्मक, ये माइनस साइन के साथ आता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो निम्न में से कौन सी अदिश राशि है, ऊर्जा, संवेग, त्वरण, वेग। तो ये आपके लिए चुटकीदार सवाल है, यानी ऊर्जा। क्या, ऊर्जा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है, याद रखना ये नहीं पूछ रहा है। स्थिर ऊर्जा, चाल, अदिश राशि यानी कि अदिश राशि नहीं है, द्रव्यमान, विस्थापन। अदिश राशि नहीं है यानी कि सदिश है, कौन है, आपके लिए दिख रहा होगा यूं ही, क्या, विस्थापन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये है हमारा एक समान वेग में वस्तु में होता है, क्या होता है। देखो समान त्वरण से गति, बिना बाह्य बल के गति, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करना, और समान समय अंतराल द्वारा समान दूरी विस्थापित नहीं करना। तो ये कौन सा होता है, समान समय में समान अंतराल की दूरी तय करना। क्या होता है, वेग। वेग क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। क्या, विस्थापन बट्टे समय। क्या बचता है, विस्थापन बट्टे समय। एक समान वेग है, जैसे कि पहले में गया 2 मीटर 1 सेकंड, अगली 2 बार 2 मीटर 1 सेकंड। तो इसमें क्या है, समान समय में समान दूरी तय करना, समान समय में समान दूरी करना, अगली बार में फिर 2 में 1। तो क्या, समान समय में समान दूरी तय करना, यही हमारा क्या है, विस्थापन।
देखो अब बढ़ते, एक समान वेग से वस्तु समान समय अंतराल में होती है, क्या होती है, एक असमान वेग से, क्या पूछ रहा है, वो असमान वेग से समान समय में समान अंतराल पर होती है, क्या होती है, समान त्वरण से वृद्धि होती है, समवेग में वृद्धि होती है, समान दूरी तय नहीं करती है, समान दूरी तय करती है। तो इसमें क्या होगा हमारा, क्या होगा, ऑप्शन सी, समान दूरी तय नहीं करती। क्या असमान वेग है, यानी कि वो असमान वेग है। जैसे हम कह सकते हैं क्या, विस्थापन को हम यानी कि वेग का डिस्प्लेसमेंट ऑन टाइम कहते ही है, यानी कि वो असमान वेग है। जैसे कि एक पहली सेकंड में चला 2 मीटर, पहली सेकंड, अगली सेकंड में चला 3 मीटर, अगले एक सेकंड में चला 4 मीटर। तो ये कैसा हो गया हमारा, कैसा हो गया, ये असमान, कैसा हो गया, ये कैसा हो गया, असमान। इतनी बात आपको समझ में आएगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, औसत चाल किससे परिभाषित किया जाता है, यानी औसत चाल किससे, चाल बटा समय से, समय व चाल से, चालों का योग व समय से, कुल दूरी बट्टे कुल समय से। किससे किया था, कुल दूरी बट्टे कुल समय से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, वेग समय यदि ग्राफ में टी अक्ष के समानांतर हों तो वस्तु के गतिशील है। वेग व समय के ग्राफ के बीच यदि टी अक्ष के समानांतर तो वस्तु गतिशील है। नंबर 1 ऑप्शन, एक समान वेग से, असमान वेग से, एक समान त्वरण से गति से, असमान त्वरण गति से। तो देखो थोड़ा समझ ले इसके। देखो, वेग व समय के बीच पूछा है तो v/t के बीच में ग्राफ पूछा है। टी अक्ष के समानांतर, यदि वेग v समय को यदि टी अक्ष के समानांतर हो, यानी टी अक्ष के समानांतर हो, ये क्या है, टी अक्ष के समानांतर हो तो गतिशील है, गतिशील है भाई, गतिशील है कैसे, एक समान वेग से। क्या है हमारी, एक समान वेग से, क्योंकि देखो एक टी एच के समानांतर रहेगी, ये हमारी रेखा टी एच के समानांतर होगी, तो वेग क्या हमारा कांस्टेंट है, एक समान वेग से। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, वेग समय ग्राफ में यदि एक समान त्वरण से गतिशील है तो ग्राफ होंगे एक समान त्वरण से गतिशील है। कैसे होंगे, देखो ग्राफ हमारे, देखो इसको भी समझते हैं हम। ये हमने ग्राफ बना दिया, ये देखो v, ये हमारा t। तो यानी कि वेग और समय के से एक समान त्वरण से गति है, यानी हर सेकंड में उसकी गति बढ़ती जा रही है, यानी एक समान त्वरण से है, एक समान चल रहा है। जैसे यहाँ हमने लिख दिया 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, यहाँ पर 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर। देखो एक सेकंड में कितना गया, 2 मीटर, अगली एक सेकंड में 4 मीटर पहुंच गया, अगली 3 सेकंड में इतना पहुंच गया, अगली 4 सेकंड में हम इतना पहुँचा। यानी ग्राफ सीधा है, ये मतलब एक तरह का ये कैसा लाइन टेढ़ी है, ये पेन हम पर चलाना नहीं आता, इसलिए समझो। यानी कि वो क्या कह रहा है, समय के बीच एक समान त्वरण से है, या एक समान त्वरण है। त्वरण, एक समान त्वरण हम कैसे निकालेंगे, देखो हमने आपको बताया चला, ए बराबर क्या होता है, वेग में कितना, एक समय में कितना वेग चला, यानी एक समय में कितना वेग चला हमारा एक सेकंड में। जैसे पहले चला 2/1 सेकंड, अगली बार भी कितना चला, एक समान त्वरण कितनी है, यानी 2/1 सेकंड। क्योंकि 4 में से 2 हटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। इधर 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। 8 में से 6 घटाएंगे फिर भी कितना बचेगा, 2। तो सेकंड तो बराबर 3 में से घटाएंगे तो 1 सेकंड। ये त्वरण कितना हमारा समान। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। देखो इतनी बात आपको समझ में आ गई, तो हम वो क्या कह रहा, अब इतनी बात समझ में आ गई तो आपको देखो, ये हमने क्या बनाया था, ग्राफ बनाया था अभी, ये रैंडम बना देते हैं। अब देखो ये बनाया था। अब वो क्या कह रहा है, देखो अब ऑप्शनों को पढ़ते हैं। वी अक्ष के समानांतर है, एक समान त्वरण है, जब एक समान त्वरणशील है तो क्या, एक सीधी रेखा है, बी अक्ष टी अक्ष के समानांतर नहीं है, टी अक्ष के समानांतर इनमें से कोई नहीं। देखो कोई भी रेखा, जी क्या कह रहा है, वी अक्ष के समानांतर, वी अक्ष के समानांतर के लिए वो क्या बन जाएगा, देखो ऐसे बन जाएगा, ऐसी है कोई रेखा नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत। ऑप्शन देखो बी, एक सीधी रेखा है, एक सीधी रेखा है, एक सीधी रेखा है, टी अक्ष के समानांतर है, टी अक्ष के समानांतर नहीं है, तो ये ऑप्शन बी सही है हमारा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, एक समान समय अंतराल में वस्तु का वेग में समान परिवर्तन हो तो है। ऑप्शन
ए समान त्वरण से सीधी गतिशील में है, समान संवेग से सीधी गतिशील में है, समान गति ऊर्जा के साथ गतिशील में है, वस्तु समान स्थिति के समय के ऊर्जा के साथ गतिशील में है। ये कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? एक समान त्वरण से गतिशील में है, एक समान त्वरण से गतिशील में। यदि समान समयांतराल में वस्तु समान वेग में परिवर्तन हो तो क्या एक समान त्वरण से चलिए। देखो ये यही ग्राफ है, सीधा यही ग्राफ है। समान समयांतराल में देखो, समान समयांतराल है, समान वेग परिवर्तन हो, यानी कि यहाँ से देखो 2 है, यहाँ पर ऊपर क्या है 4, उससे ऊपर क्या है 6, तो 6 में से 4 गई तो कितना बचा 2, 4 में से 2 गए तो कितना बचा 2। ये कितना है हमारा? एक समान त्वरण से गतिशील है। तो कितनी है ये हमारी? एक समान त्वरण से गतिशील है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, वेग व समय के ग्राफ द्वारा ग्राफ के नीचे दोनों अक्षों के बीच बनाए गए क्षेत्रफल किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए है संवेग के, ऑप्शन बी दूरी के, ऑप्शन सी विस्थापन के, ऑप्शन डी औसत वेग के। तो ये किसके होता है हमारे? यानी किसके होता है? दूरी के। किसके होता है? दूरी के। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो दूरी और समय के बीच समान गति का ग्राफ है, ऑप्शन ए है हमारा आयताकार, सीधी रेखा में, वक्र रेखा में, दीर्घवृत्ताकार में। तो हमने आपको बता चुके हैं क्या होता है। एक दूरी और समय के बीच ग्राफ एक समान गति है। देखो ये क्या है? दूरी। क्या? दूरी। ये है समय के बीच एक सीधी रेखा में एक समान गति का बार, यही तो ग्राफ बनेगा। समान समय में समान दूरी तय करना, समान समय में समान दूरी तय करना, ये क्या हमारा? एक समान गति है। तो क्या सीधी रेखा का होता है? सीधी रेखा का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, ये आ रहा एक कार डी दूरी डिस्टेंस क्रम में x किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से तय करती है तथा y किलोमीटर प्रति सेकंड वेग से वापस प्रारंभ स्थान पर आ जाती है, तो कार का औसत वेग क्या होगा? तो हम जानते हैं ये सीधे सीधे ही होता है। औसत वेग यानी कि लिखा सकते हैं औसत वेग बराबर यानी कि वी एवरेज। वी एवरेज बराबर क्या होता है? देखो, दोनों चालों का मल्टीप्लाई इंटू एक्स प्लस वाई। ये हम सिद्ध भी कर सकते हैं, लेकिन आपको सीधे सीधे ऑब्जेक्ट में याद रखना है। क्या? सीधी सीधी याद रखा है, दो औसतों का एवरेज चाल करने के लिए। तो ये कितना हो जाएगा? ऑप्शन इसका डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर किसी वस्तु को शून्य वेग से नीचे गिराया जाए तो टी समय में चली गई दूरी, टी समय में चली गई दूरी, वो क्या पूछा है? टी समय में चली गई दूरी। तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ, देखो नीचे को आ रही है तो गुरुत्वीय त्वरण का करेगा तो जी टी स्क्वायर। देखो वो नीचे की ओर एक समान गति से, तो प्रारंभिक वेग उसका क्या होगा? ये यू क्या होता है? प्रारंभिक वेग क्या होगा? 0। तो 0 को मल्टीप्लाई टी में करेंगे तो फिर भी 0। तो एस बराबर क्या हो जाएगा हमारा? हाफ जी टी स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ आएगी? हाफ जी टी स्क्वायर। देखो इसने फॉर्मेट में कैसे लिखा है, देखो अब जैसे हमने इसमें कैसे लिखा है? जी टी स्क्वायर बाई 2 कर दिया है। डिवाइड का मतलब क्या होता है? 2। यही हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, अगर किसी वस्तु को शून्य वेग से नीचे की ओर गिराया तो टी सेकंड में चला गया वेग। यहाँ पर क्या पूछ रहा है? वो वेग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? वेग। तो देखो हम जानते हैं वी नो डेट, हम जानते, देखो वी बराबर क्या जानते हैं? वी बराबर यू प्लस जी टी। क्या होता है? जी टी। जो गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर कार्य कर रहा है। क्या? गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर कार्य कर रहा है हमारा। क्या कर रहा है? गुरुत्वीय त्वरण हमारा नीचे की ओर कार्य कर रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं? प्रारंभिक वेग उसका क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा प्रारंभिक वेग? तो 0। तो ये तो 0 हो गया, तो 0। तो वी क्या हो गया हमारा? जी टी। क्या हो गया? जी टी। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? डी। कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन डी। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, किसी वस्तु को किसी मीनार की ऊंचाई से 0 वेग से नीचे गिराया जाए तो टी सेकंड में चला गया वेग कितना होगा? टी सेकंड में चला गया वेग कितना होगा? अभी जो सूत्र आया वही मिला। तो वी बराबर देखो यू प्लस क्या होता है? जी टी। क्या? जी टी। वेग पूछ रहा है वो 4 सेकंड बाद कितना होगा। तो वी बराबर देखो ये प्रारंभिक वेग 0 हो गया हमारा। जब किसी ऊंचाई से फेंका जाएगा तो देखो जी हो गया, तो जी का मान कितना था? 9.81। कितना होगा? 9.81।
गुणा टी कितना हो गया 4। तो ये कौन सा ऑप्शन है हमारा 9.8 इंटू 4, ये कितना, ये ऑप्शन बी। ये आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, अपना फीडबैक जरूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दें। जय हिंद, जय भारत।